हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज़ पॉलिटी की चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 10 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी ने भी मेरी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 की और क्लास 10 की वीडियोज़ अब तक नहीं देखी हैं, तो हर क्लासेस के अलग अलग सेपरेट वीडियोज़, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो बुक है, बुक 1 एंड बुक 2। तो पहले हम बुक 1 पढ़ेंगे। बुक 1 में हमारा 10 चैप्टर्स है और बुक 2 में हमारे 10 चैप्टर्स है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बुक 1 का चैप्टर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए होंगे हैंड रिटन, तो वो परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। अदरवाइज़ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो आप वो भी परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों है, ठीक है, और कैसे बना, कैसे उसको बनाया गया, कैसे उसके जो चीज़ें थी सोचा गया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्लास 10th में हर चीज़ की एक समरी देखी। क्लास 11th वाले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ें काफ़ी डीप में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में चैप्टर क्या है और कैसे पढ़ना है हमें, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ का हम क्या करेंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में यही देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। ठीक है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो सोसाइटी के लिए क्या करता है, वो सोसाइटी में क्या मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये देखेंगे। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी, और कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे सोसाइटी में पावर्स को अलग अलग जगह क्या करता है, एलोकेट करता है। ठीक है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर शेयरिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसको कैसे शेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में क्या लिखा है, क्या बताया गया है। फिर है, व्हाट वॉज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड। ठीक है, फिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है, और उसकी जो चीज़ें हैं वो मेंशन की हैं। ठीक है, तो हम इन चैप्टर्स में, ये छोटी सी समरी है, इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, हम क्योंकि जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, तो हम इन चैप्टर्स में इस चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से समझने की भी। फिर है हमारा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, मतलब हमारी आम जनता है, हम सब लोग ऐसे भी तो रह सकते हैं, तो हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको सब लोग मानते हैं। ठीक है, उसके बिना आई थिंक वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लोग फॉलो करते हैं, जो एक आइडियल है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो क्या होंगे, सब लोग अपने मन से काम करने लगेंगे, और वो लोग क्या करने लगेंगे, दूसरे के फ्रीडम्स, दूसरे के राइट्स को वॉयलेट कहीं ना कहीं करने लगेंगे। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर इट्स फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, और ये सोसाइटी के लिए कौन सा रोल और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, ठीक है। और हम जो एक डेली लाइफ जीते हैं, हम अपने डेली लाइफ में जो काम करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे कैसे और किस तरीके से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब इसमें पढ़ेंगे। हमने ऊपर जो देखा और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, उसके सब टॉपिक्स में भी हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है। एक दूसरों को क्या करता है, एक लोगों को दूसरे लोगों से जोड़े रखता है। और अश्योरेंस, लोगों को ये गारंटी, एक विश्वास दिलाता है कि हाँ, आपके राइट्स, आपके फ्रीडम्स क्या हैं, सिक्योर हैं, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज to provide a set of basic rules that allows for minimum coordination among members of a society, ठीक है। पहला फंक्शन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि ये लोगों को क्या करता है, एक ऐसे रूल्स प्रोवाइड कराता है जो कि क्या करते हैं, लोग एक सोसाइटी के मेंबर्स को ये विश्वास दिलाते हैं, क्या ये हमारे बीच ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है जो लोगों के बीच क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, ठीक है, छुआछूत जैसी जो प्रथा चली आ रही थी उसको ख़त्म किया। तो ये प्रथा ख़त्म करने का बेनिफिट क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से क्या हो गए, ज़्यादा अटैच हो गए, ज़्यादा मिलजुल कर रहने लगे। तो फर्स्ट इसका फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि ये हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है जिससे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है लोगों का, उसको क्या करता है, एक स्पेसिफिकेशन, एक स्ट्रक्चर देता है कि कौन डिसीज़न ले सकता है और किस तरीके से ले सकता है। मतलब अगर वो डिसीज़न ले भी सकता है तो वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, लिमिटेशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग पावर पे भी। फिर द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज, दूसरा फंक्शन उसका क्या है, होता है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु वॉज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, ठीक है। ये लोगों को बताता है, यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा था, ये एक जो मेन पॉइंट होता है वो पॉइंट था, ठीक है। इसको आप लोग एज अ पॉइंट की तरह डिनोट करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हमारा कि दूसरा फंक्शन उसका क्या होता है, टू स्पेसिफाई हु वॉज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, ठीक है। ये बताता है कि किसके पास पावर है कि वो डिसीजन सोसाइटी के लिए ले सके, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हमारे सोसाइटी में हर किसी को पावर दे दिया गया है कि वो क्या कर सके, लोगों के लिए डिसीजन ले सके, नहीं। कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनको क्या किया गया है, स्पेशल पावर्स दी गई हैं। वो लोग इलेक्शन के थ्रू चुन के आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये लोगों के पास पावर होती है कि वो सोसाइटी के लिए क्या बेटर है और क्या नहीं बेटर है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, वो फैसला ले सके, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। यही वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करेगी या गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे सत्ता में आएगी। नेक्स्ट है इसका लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका सेकंड वर्क तो था कि पावर दे दी गवर्नमेंट को, ठीक है, लोगों को पावर दे, कुछ अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट ही होती है, जिनके पास पावर होता है कि वो हमारे सोसाइटी के लिए क्या कर सके, डिसीजन ले सके। अब तीसरा वर्क उसका ये होता है कि वो पावर तो दे दी, लेकिन उन पावर्स पे क्या करें, लिमिटेशन लगा के रख सके। अगर किसी भी सरकार को खुली पावर दे दी जाएगी, पूरी पावर्स दे दी जाएंगी, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं लगाया जाएगा, तो वो सरकार क्या हो सकती है, गलत डिसीजन ले सकती है, गलत काम कर सकती है।
तो इसका तीसरा वर्क होता है क्या करें, उन पावर्स पे लिमिटेशन लगाए, ठीक है, जो पावर्स उसने गवर्नमेंट को दी हैं उन पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ओके, तो उसका थर्ड रोल यही होता है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, ठीक है, कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स, अपनी जनता पर क्या चीज़ें लगा रहे हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर रहे हैं, या वो अपनी जनता के साथ क्या कर रहे हैं, उन पे क्या कर सके, लिमिटेशंस लगा सके, ठीक है, उनकी पावर्स को रोक सके। अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी, अनलिमिटेड पावर होगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी जनता के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, कुछ भी गलत उनके साथ हो रहा हो तो वो उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर उनकी पावर्स को लिमिट किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो वो अपनी जनता के साथ हमेशा सही काम करेंगे। उनको ये बात डर रहेगा कि अगर हम अपने पब्लिक के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारी पावर्स को क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। These limits are fundamental in the sense that government may never ट्रेसपास देम, ठीक है। और ये जो लिमिट्स होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं एक तरीके से, मतलब गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ये जो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें जीने का हक है, हमें खाने का हक है, घर में रहने का हक है, उसी तरह ये जो गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं उन पे ये जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, फंडामेंटल है। गवर्नमेंट कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे कि अगर ये उल्लंघन करती है, जैसे हमारे जो राइट्स है, दूसरे के राइट्स, अगर हम उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, तो उसी तरह गवर्नमेंट के साथ भी होता है कि उसे भी अगर वो इस चीज़ को ट्रेसपास, कभी भी इसका उल्लंघन करती है तो उससे क्या होता है, इसकी पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। जो हमारी आम जनता है, पब्लिक है, उसको क्या है, एक बेसिक राइट्स है लिबर्टीज़ की, ठीक है, मतलब एक उसको बोला गया है राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक जिसमें उसको क्या किया गया है, राइट दिया ही गया है। वो राइट्स क्या है, टू फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, कि आप बोल सकते हो, आपको बोलने का पूरा हक है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी मतलब फ्रीडम की एक कुछ बेसिक चीज़ में हमें पूरी फ्रीडम मिली हुई है। पहला है क्या, कि हमें फ्रीडम मिला है स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं, हमें बोलने का पूरा अधिकार दिया गया है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हम लोग एक साथ कहीं पे भी मिलजुल सकते हैं, रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम अगर कोई ग्रुप बनाना चाहें, कुछ बिजनेस खोलना चाहें, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, इस चीज़ की हमें फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा, हम कोई भी तरीके का व्यापार करना चाहें, किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं, हमें उस चीज़ की पूरी फ्रीडम दी गई है। इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग अ टाइम्स ऑफ, लेकिन ये जो राइट्स हमें दिए गए हैं, ये राइट्स हमसे छीने भी जा सकते हैं। जैसे हमें बोलने का हक है, हमें एक साथ रहने का हक है, हमें एसोसिएशन बनाने का हक है। तो ये जो हक हमें दिए गए हैं, ये जो फ्रीडम हमें दी गई है, ये फ्रीडम बहुत बार क्या कर ली जाती है, हमसे छीनी भी जा सकती है, ठीक है। इस पर रोक लगाया जा सकता है, लेकिन रोक कब लगाया जा सकता है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी and the constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे circumstances है, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे किसी भी राइट्स को क्या कर सकती है, गवर्नमेंट छीन सकती है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमें अपने घर में लाइट्स जलाने की पूरी फ्रीडम है, हम अपने घर में लाइट्स जला के रह सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई ऐसी टेररिस्ट अटैक हमारे कंट्री पे होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे एयरप्लेन से हमारे पे बॉम्ब लोग गिरा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, हमें ये ऑर्डर दे सकती है कि हमारे इस राइट्स को छीना जा सकता है कि हम अपने घर में लाइट नहीं जला सकते, ठीक है, या वो पूरे लाइट को काट भी सकती है। तो उसके पास ये हक होता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी या कोई भी अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो गवर्नमेंट हमारे जो राइट्स हैं उसको आराम से विड्रॉन कर सकती है। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है।
अब एस्पिरेशन एंड गोल्स, जो भी हमारे सोसाइटी के गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। ठीक है, चौथा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है कि वो हमारे गवर्नमेंट को ये हिदायत देता है, हमारी सरकार को ये बोलता है कि आप हमेशा किसके लिए काम करोगे, आप अपनी सोसाइटी के लिए वर्क करोगे, जो सोसाइटी चाहती होगी आप उसे फुलफ़िल करोगे, और उसके जो भी गोल्स होंगे, जैसे हमारे कंट्री का क्या गोल है इस टाइम, हमारे कंट्री का गोल है डेवलपमेंट, तो आप क्या करोगे, डेवलपमेंट के लिए वर्क करोगे, हॉस्पिटल्स और जो भी चीज़ें उन पे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, इस पे वर्क करोगे। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, लोगों को क्या करोगे आप, एक जो आम आदमी है, आम लोग हैं, उनको उनकी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, कि हर कोई की अपनी आइडेंटिटी है, लोग उसके नाम से पहचानता है। कलेक्टिव एंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, चाहे कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो या मोरल आइडेंटिटी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, की जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथोरिटी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शंस अ कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म। ठीक है, हमने क्या किया है, जो भी फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करती है उसमें से हमने कुछ फंक्शंस को क्या है आउटलाइन किया है, मतलब एक बोल्ड्स में हमने रिकॉल करने की कोशिश की है। ठीक है, These function explain why most societies have a constitutions। और ये जो functions को हमने outline किया है, मतलब जिसको हमने ज़्यादा तवज्जो दी है, ज़्यादा उसकी importance बताई है, ये functions हमें बताते हैं क्यों ज़्यादातर कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, इस फंक्शन से हमें ये पता चलता है कि क्यों हमारे कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो भी मैक्सिमम ऑफ द कंट्री हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चन वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 ऐसे और क्वेश्चंस हैं जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम इतनी देर से कॉन्स्टिट्यूशन 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 कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। हाउ इफ़ेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, मतलब हमारे कंट्री को अच्छा करने में, या हमारे कंट्री के लिए ये कितना यूज़फुल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, और क्या ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही है, क्या हमारे कंट्री में इसको होना चाहिए था, इसमें जितनी बातें हैं वो सब कुछ सही है, वो हर किसी पे वर्क करती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 क्वेश्चंस पे मेनली फोकस करेंगे और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन अ मैनी फैक्टर्स। पहला हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफ़ेक्टिव, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या जान सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और ये जानने के लिए भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें देखना पड़ता है और करना पड़ता है। क्या फैक्टर्स हैं, अब हम वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू अ बीइंग। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर ये है कि जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें वहाँ का सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे है, लोगों ने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया क्या है, कैसे है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, लोगों ने मतलब
अपने मन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या उनके पे फोर्स किया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ? तो पहला फैक्टर ये है कि हमें ये जानना पड़ता है कि जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट फीचर्स है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है वी क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव। ठीक है, किसने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उसके पास कितनी ऑथोरिटी थी या कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ऑथोरिटी दी गई है। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डी फंक्शन। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वर्ड छुप गया, आप लोग देख लेना, वो डी फंक्शन है बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विथ देम। ठीक है, बहुत सारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी क्या है, डी फंक्शन है, मतलब उतना कारीगर नहीं है, मतलब उसको पूरी तरीके से लोग मानते नहीं हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स होते थे पहले ब्रिटिश टाइम में, तो उन्होंने क्या किया है, मिलिट्री लीडर्स ने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, या कुछ ऐसे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो कि बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, जिनको आम जनता नहीं जानती थी। तो आप ही सोचो, ऐसे लोग अगर हम अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दें तो उसको कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि हम इतने पॉपुलर नहीं है, हमें कोई नहीं जानता, मेरी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब एक ऐसा बंदा बनाया हो, ठीक है, कि जिसको पूरी दुनिया जान रही हो, जिस पे पूरी जो हमारी पब्लिक है वो विश्वास कर रही हो, जैसे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी ने बनाया होता तो लोग ऑफकोर्स ही बात है उसको मानते, क्योंकि महात्मा गांधी को पूरी जनता जान रही है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोग नहीं बनाएंगे जिनको लोग जाने, जिन पे लोग विश्वास करें, तब तक वहाँ की लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगी, चाहे आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी ही अच्छी बातें लिख दो। नेक्स्ट है हमारा the most successful constitution like India, South Africa and United States are constitution which were created in the aftermath of पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे जो कंट्री में हमने देखा है क्या एकदम सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ का है, एक तो हमारे इंडिया का है, साउथ अफ्रीका का है और यूनाइटेड स्टेट्स का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है जो बहुत सक्सेसफुल है, लोग बहुत मानते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्यों है, क्यों हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हमारे ब्रिटिश टाइम से तो था नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट से क्या, हमने इतने सारे स्ट्राइक्स, धरना और इतने सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, उसके बाद जाके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उसमें गरीबों के बारे में भी लिखा है, लेबर्स के बारे में भी लिखा है और अमीरों के बारे में भी लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में खुद गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा है। ठीक है, तो हमने हर चीज़ों से सीखा है, देन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ का भी सक्सेसफुल है तो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बनाया, उन लोगों ने हर प्रॉब्लम को देखा है, समझा है, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है हमारा द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ ऐसे प्रोविजंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि काफ़ी सब्सटेंटिव है। इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन that is gives everyone in society some reasons to go along with its provisions। ठीक है, इसको हम लोग एज अ हॉल मार्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको सक्सेसफुल जैसे हमने अगर कोई चीज़ क्या हो जाती है कि बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, आप कोई ब्रांड का आप खाना खाते होगे या कोई ब्रांड की कोई चीज़ यूज़ करते होगे तो आप उस पर हमेशा एक हॉल मार्क देखते होगे। क्यों हॉल मार्क लगता है? तो हॉल मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब वो चीज़ें काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती हैं। ठीक है, जिसको अब एक ब्रांड मिल चुका हो, जिसकी काफ़ी फेम हो। तो सक्सेसफुल
कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक हॉल मार्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे सोसाइटी के हर एक बंदे को क्या करता है, एक रीज़न देता है कि आप उसकी जो भी बातें हैं वो मानो। क्यों? क्योंकि वो बातें कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होती हैं। फिर है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस के डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है। जैसे मैंने बताया, गरीब के लिए भी चीज़ें हैं इसमें, और इसमें खुद गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनता हैं तो सिर्फ हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, नहीं। इसमें खुद गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी अच्छे से लिखे हुए हैं। तो ये हर चीज़ों को क्या करता है, काफ़ी बैलेंस्ड लेके चलता है। फर्स्ट इसमें बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू इनहेंस देयर ओन पावर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करता है, सिर्फ उन्हीं को पावर देता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से पावर्स को डिसाइड करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही पावर नहीं दी गई है कि सिर्फ एक सिंगल बंदा, सिर्फ सिंगल लोग ही आ सकते हैं और वो अपने चीज़ें रख सकते हैं, नहीं। जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, चाहते हैं कि उनको पावर्स दी जाए, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ वर्क कर सके। जैसे कि आप लोग छोटे छोटे NGOs देखते होंगे, आप अपनी सोसाइटी में क्या देखते होंगे, NGOs देखते होंगे। तो वो NGOs क्या होते हैं, वो एक ऐसे छोटे ग्रुप्स होते हैं कि जो हमारी विधवाओं को या हमारे जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं, एजुकेट होने का काम करते हैं। या आपने वृद्धा आश्रम देखा होगा, तो वो छोटे छोटे NGOs होते हैं जिनको अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे तो वो काफ़ी लोगों की क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स को भी क्या करती है, पावर देती है कि जो आम जनता के लिए क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे से बनाया गया है, उसके पावर्स को इतने अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है, मतलब एक छोटे से छोटे ग्रुप को भी पावर दी गई है, एक सिंगल बंदे तक को पावर दी गई है कि कोई भी क्या कर सकता है। इवन अ स्मॉल ग्रुप, मतलब आप अपने एरिया में अगर कोई एक छोटे से स्मॉल ग्रुप को देखते होगे कि अगर जैसे कि आप देखते होगे BJP के लिए बहुत लोग काम करते हैं, आपके मोहल्ले में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो जिस ग्रुप के लिए काम करते होंगे, कांग्रेस के लिए करते होंगे, BJP के लिए करते होंगे, आम आदमी पार्टी के लिए करते होंगे। तो आपके मोहल्ले में भी आपने देखा होगा, आप जिस सोसाइटी में रह रहे होगे, कि 2 4 6 लोगों का ग्रुप होता है और वो लोग क्या करते हैं, BJP की तरफ से काम करते हैं या कांग्रेस की तरफ से काम करते हैं। मतलब उनकी जो भी स्कीम्स या पॉलिसीज़ आती हैं वो क्या करते हैं, आपके सोसाइटी में उसको बताते हैं। तो वो जो छोटे 5-6 लोगों का ग्रुप होता है ना, तो इवन उनको भी पावर दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपने सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हो। तो कोई एक छोटे से छोटा ग्रुप, एक सोसाइटी, एक गली का ग्रुप भी नहीं ये बोल सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गलत है, उसने पावर अच्छे से फ्रेगमेंटेड तरीके से नहीं बांटी है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी एक बंदा उसमें कमी नहीं निकाल सकता, उसमें कमी है भी नहीं कहीं से। नेक्स्ट है हमारा वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of पावर। ठीक है, इसको इतने अच्छे से डिज़ाइन करने का मोटिव क्या है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर्स को शेयर करने की ज़रूरत क्या है, इसको इतने अच्छे से इन्हांस करने की ज़रूरत क्या है, पावर को शेयर करने की ज़रूरत क्या है। तो इसको ज़रूरत इसलिए है कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप या कोई अकेला ग्रुप या कोई अकेला इंस्टीट्यूशन पूरी पावर को क्या कर सके, वो अपनी पावर का गलत यूज़ ना कर सके, या कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को क्या हो, पूरी पावर ना मिले। ठीक है, इसलिए इसको इतने अच्छे से और इतने समझदारी से क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे अलग अलग तरीके से क्या किया है, पावर्स को बांटा है। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल
horizontally fragments powers across different institutions like the legislature, executive, and the judiciary, and even independent statutory bodies like the election commission. ठीक है, इसीलिए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन हॉरिजॉन्टली क्या किया है, काफ़ी अच्छे से पावर्स को बांटा है। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें भी क्या है, पावर्स डिवाइडेड है। जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, इन सब में क्या है, कुछ कुछ पावर्स क्या कर दी गई हैं, डिवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, और इवन कि जो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे इलेक्शंस को कौन मतलब उसको हेड कौन करता है, तो उसको हेड हमारी इलेक्शन कमीशंस करते हैं। तो इवन कि हमारे जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है उनको भी पावर्स काफ़ी अच्छे से डिवाइड उनके में भी की गई है। This ensures that even if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgression। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या कर दिया गया है, पावर्स को बांटा गया है अलग अलग ग्रुप में, कि अगर कोई एक बंदा क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट या उसके पावर्स को गलत यूज़ करने की कोशिश करता है, कुछ गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है, तो दूसरे जो अथॉरिटी को पावर्स दी गई है वो तुरंत क्या कर सकता है, उस चीज़ की चेकिंग कर सकता है और उस गलती को सामने ला सकता है। जैसे कि हम लोग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में देखते हैं, ठीक है, कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है तो दूसरा क्या करता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो तीसरा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सही है या नहीं है उनको क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को क्या कर दिया गया है, करा है, अच्छे से डिवाइड किया है, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट के चांसेस ना रहे या हमारी पब्लिक तक कुछ भी गलत ना पहुँचे, कोई भी ऐसे गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पे यूज़ ना किए जाएं जिससे हमारी पब्लिक को प्रॉब्लम कहीं से भी फेस करना पड़े। नेक्स्ट है हमारा एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। वेट अ मिनट। An intelligent system of check and balances has facilitated the success of the Indian Constitution। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया है चेक और बैलेंस करने का, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अब बोला जा रहा है हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, तो जैसे हमने अभी भी देखा कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में को काफ़ी ज़्यादा हमारा इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन किससे, हमारे स्ट्रगल से, हमारे मूवमेंट से, हमारे पे जो भी अत्याचार हुए उसके लिए जो भी हमने फेस किया है, उन सब चीज़ों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, देन ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द Constituent Assembly which had been elected for undivided India। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को फ्रेम किया है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो मेंबर्स को क्या किया गया है, हर एक ग्रुप से, वो चाहे दलित हो, चाहे वो हमारे ओबीसी हो, जनरल हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, हर ग्रुप से क्या किया गया था, लोगों को चुना गया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा है उसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ ब्राह्मण को बैठा के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, सिर्फ जो एक रिच फैमिली थी, रिच सोसाइटी थी, उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया। नहीं, एक अनडिवाइडेड सोसाइटी से, एक अनडिवाइडेड इंडिया से हमने क्या किया था, उसके लिए मेंबर्स चुने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। It held its first sitting on 9 December 1964 and reassembled as
इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली सिटिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एंड रिसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कब? जब हमारी इंडिया को डिवाइड कर दिया गया तब बना, 14 अगस्त 1947 में। इट्स मेंबर were chosen by indirect election by the members of the provincial legislative assembly that had been established under the government of India Act 1935। इसके जो members थे उसको एक इनडायरेक्ट वे में कहाँ से चुना गया? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया था, इलेक्शन हुआ था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने, इसके जो मेंबर्स थे वो चुने थे, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुआ था। प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हमने जो भी प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक कंट्री का नहीं है, वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ का है। ठीक है, हमने काफ़ी मिक्स एंड मैच करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है। पहला हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली हैं, वो क्या है? फर्स्ट पार्लियामेंट्री लाइक द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट में जो आइडिया ऑफ उनका इंस्टीट्यूशन था वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पास्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट्री पास्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, जो उन्होंने जो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ करने किया था हमने वही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ रूल स्पीकर एंड द लॉ हर हिज रोल। ठीक है, जो हमने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का तरीका अपनाया, वहाँ पे स्पीकर का तरीका अपनाया, वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की चीज़ें जो हमने बनाई है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है, ये सब हमने क्या लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, अब हमने कौन कौन से प्रोविजंस किस किस कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं तो देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, जो वहाँ के चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है और उनको एक जुडिशियल रिव्यू का पावर देना है, ये सब हमने क्या किया है? यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अडॉप्ट किया है। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो है हमारे यहाँ, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है? तो द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक क्वासी फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसमें क्या होती है? दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट होता है, लेकिन क्या होता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, जो रेसिडुअल पावर्स का आइडिया है वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, जो भी लिबर्टी के प्रिंसिपल्स हैं वो हमने, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन चीज़ें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, और अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT के नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप UPSC से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।